रीबर्थ ऑफ माई कोल्ड किंग रीबर्थ 10 शाम का वक्त। फार्म हाउस। दिया चैतन्य के साथ बिस्तर पर थी। दोनों ब्लैंकेट से कवर एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। चैतन्य कुछ देर बाद दिया के बगल में लेटा दिया के पीठ को सहला रहा था। दिया चैतन्य के सीने पर सिर रखे बोली, चैतन्य फैमिली वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। चैतन्य कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है कि उसका फोन बजने लगता है। चैतन्य अपने फोन को देखता है जिसमें उसे ऋषि का कॉल आ रहा था। चैतन्य दिया से दूर हो बिस्तर से नीचे उतरकर कॉल अटेंड करते हुए बोला, हाँ बोलो। ऋषि दूसरी तरफ से बोला, तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है और उसकी बहन कहाँ है? चैतन्य ऋषि के सवाल पर बोला, दिया मेरे साथ है और तारा के बारे में मुझे नहीं पता, वो तो शांतनु के साथ होगी ना। रक्षित ऋषि के हाथ से फोन ले चैतन्य को लगभग धमकी देते हुए बोला, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बेसमेंट में पहुंच, मैं आ रहा हूं। इतना कहकर रक्षित कॉल कट कर देता है। चैतन्य कंफ्यूजन में फोन को देखने के बाद दिया के पास जाकर बोला, दिया मैं तुम्हें एक जगह घुमाने ले जाना चाहता हूं, चलो। दिया चैतन्य की बात सुन अपना सिर हिलाकर कपड़े पहन लेती है और चैतन्य उसे फार्म हाउस के अंदर बने बेसमेंट में ले जाता है। चैतन्य दिया को अंदर लेकर आता है तो दिया अंदर को देखते हुए कहती है, ये जगह काफी डेंजरस लगती है। पीछे से रक्षित आते हुए बोला, खतरनाक तो तुम्हारी बहन है और तुम्हारी पूरी फैमिली है जिन्होंने हम लोगों के साथ मिलकर हम लोगों को ही गद्दारी के साथ धोखा दिया। चैतन्य रक्षित की बात सुन कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो रक्षित, हुआ क्या है और दिया से इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो? रक्षित अपने साथ आए बॉडीगार्ड्स को दिया को पकड़ने का इशारा करता है तो बॉडीगार्ड्स दिया को पकड़ लेते हैं और एक रेलिंग बने जगह में लड़के हथकड़ियों को उसके हाथ में बांध देते हैं। रक्षित की हरकत पर चैतन्य नाराजगी से बोला, रक्षित तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन इस तरीके से मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तुम सुलूक कैसे कर सकते हो? ऋषि चैतन्य की तरफ देखते हुए बोला, जाकर हॉस्पिटल में देखकर आओ, शांतनु का क्या हालत है, उसके पेट में रॉड से वार किया गया है, उसके सिर में रॉड से वार किया गया है। चैतन्य ऋषि की बात सुन हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन शांतनु तो तारा से मिलने गया था ना? रक्षित बिना किसी भाव के दिया के पास जाकर बोला, बहुत शौक है ना दूसरों को फिजिकली चोट पहुंचाने का, तुम्हारी बारी भी है। इतना कहकर वो उस घेरे में बने बिल को खोल देता है जिसमें से नेवले निकलने लगते हैं। नेवले को देखते हुए दिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दिया चैतन्य की तरफ देखते हुए रोते हुए बोली, चैतन्य ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा कोई हाथ नहीं है इन सब में, प्लीज अपने दोस्त को समझाओ। चैतन्य बिना किसी भाव के दिया को देखते हुए बोला, तुमने मुझे फिर धोखा दिया और इस बार अपनी बहन को भी इन सब में शामिल किया। क्या तुम्हें मौत से सच में डर नहीं लगता? दिया डर में रोते हुए बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही चैतन्य, मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगी? मेरी बात पर यकीन करो, मेरा इन सब में कोई लेना देना नहीं है और ना ही मेरी फैमिली वालों का लेना देना है। तुम लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। चैतन्य दिया को इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि दोस्त से बढ़कर गर्लफ्रेंड नहीं थी उन सब लोगों की जिंदगी में, क्योंकि वो सभी एक दूसरे के लिए जीते थे और मरते थे। रक्षित बिना किसी भाव के दिया को घूरते हुए बोला, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, तुम्हें सच सच बता दो, क्यों किया तुमने ये सब शांतनु के साथ? दिया रक्षित की बात पर कुछ नहीं कहती, बस वही रट लगाए रहती है कि उसका इन सब में कोई हाथ नहीं है। आधे घंटे के बाद भी दिया कुछ नहीं कहती तो रक्षित नेवले को सीधा दिया पर छोड़ देता है। दिया के पैरों को नेवले काटने लगते हैं, जिसके दर्द में दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रक्षित दिया की चिल्लाने पर हंसते हुए बोला, हाँ 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 यस बेबी, कम ऑन यस, थोड़ा सा और एफर्ट्स करो, जुबान से ऑटोमेटिकली सब कुछ निकलेगा। दिया रोते हुए बोली, मैं बताती हूँ, लेकिन प्लीज इन सबको यहां से भगाओ। रक्षित के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। रक्षित दरवाजा खोल देता है तो सारे नेवले फिर से अपने बिल में घुस जाते हैं। रक्षित दिया को बिना किसी भाव के घूरते हुए बोला, कहना शुरू करो। दिया सुबकते हुए रक्षित से बोली, कुछ दिन पहले एक लड़का और लड़की हवेली आए हुए थे। उन लोगों ने शांतनु और तारा के कुछ फोटोज पापा को दिखाए। पापा बहुत ज्यादा गुस्से में थे, उन्होंने तारा को मारा भी। बाकी मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे छोड़ दो। रक्षित ऋषि की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है रणवीर शेखावत को भी थोड़ा डोज मिलना चाहिए, लेकर आओ जरा उन्हें। दिया रक्षित की बात पर बोली, पापा यहाँ पर नहीं है, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं,
और इसीलिए मैं चैतन्य से मिलने आई थी, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। चैतन्य दिया के पास जाकर बोला, यू नो व्हाट बेबी, आई लव यू मोर देन। लेकिन सांप जैसे कभी फन फैलाना नहीं भूलता, उसी तरह तुम जैसी नागिन कभी डसना नहीं भूल सकती। दिया चैतन्य की बात सुनकर रोते हुए बोली, चैतन्य बिलीव मी, मेरा इन सब में कोई लेना देना नहीं है। तुम मेरा यकीन करने की कोशिश करो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। रक्षित दिया को घूरते हुए बोला, तुम्हारी बहन कहाँ है? उसी का नाम लेकर शांतनु को उस खंडहर में बुलाया था ना तुम लोगों ने, तो बताओ कहाँ है तुम्हारी बहन? दिया रक्षित की बात सुन चुप हो जाती है, जिस पर चैतन्य दिया कर गर्दन को कसकर पकड़कर कहता है, कहीं मेरे हाथों तुम्हारी मौत ना हो जाए, इसलिए चुपचाप अपनी जुबान का शटर खोलो और जो कुछ भी दिमाग में है सब कुछ बोलो। दिया चैतन्य की तरफ देखकर घबरा जाती है, क्योंकि वो चैतन्य को अच्छे से जानती थी। सनकी और माफिया था, जिसके लिए किसी की मौत की जरा सी भी अहमियत नहीं थी। दिया चैतन्य को इतने गुस्से में देखकर जल्दी से बोली, तारा हवेली में बेहोश पड़ी हुई है। ऋषि रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि तुम ही सोचो, अगर इसे सब कुछ पता होता तो ये इतना टॉर्चर सहने के बाद बता देती। रक्षित ऋषि को घूरते हुए बोला, अपने सॉफ्टनेस को उन लोगों के लिए बचा कर रखो जो लोग अच्छे होते हैं। सब लोगों के लिए इतना सॉफ्ट रहने की जरूरत नहीं है, और अगर इसे कुछ पता ही नहीं होता तो मुझे नहीं लगता अभी तक इतना कुछ बता चुकी होती। चैतन्य रक्षित का साथ देते हुए ऋषि से बोला, रक्षित बिल्कुल सही कह रहा है, दिया को लगभग सब कुछ पता है। रक्षित दिया को घूरते हुए बोला, बताओ, क्या तुमने उन लोगों का चेहरा देखा जिन लोगों ने शांतनु की तस्वीर तुम्हारे डैड को दिखाई थी? रक्षित की गुस्से भरी आवाज पर दिया जल्दी से बोली, नहीं, मुझे उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता, सिवाय इतना कि वो दोनों लड़का और लड़की आए हुए थे। ऋषि दिया की बात सुनकर बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें जीने का शौक नहीं है, इसलिए तुम आधी अधूरी बातें बता रही हो। ऋषि की धमकी भरी आवाज पर दिया जल्दी से बोली, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। उस लड़की ने कहा कि वो शांतनु की गर्लफ्रेंड है, इसलिए पापा और ज्यादा गुस्से में आ गए और तारा को डांटा, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता। रक्षित दिया की बात सुन ऋषि की तरफ देखते हुए बोला, विनीत और दिशा कहाँ पर है? रक्षित के अचानक सवाल पर ऋषि उसकी तरफ देखते हुए बोला, शादी होने के बाद तो वो दोनों में वापस मुंबई चले गए, लेकिन तुम अचानक उन दोनों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? रक्षित गुस्से भरी आवाज में ऋषि से बोला, क्योंकि अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इसके पीछे उन दोनों का ही हाथ है, क्योंकि शांतनु ने विनीत की एमडी की पोस्ट अपने नाम कर ली और दिशा को रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए उन दोनों ने ये षड्यंत्र रचा। ऋषि रक्षित की बात सुनकर बोला, इसका मतलब हमें उन लोगों को मुंबई में ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो लोग यही राजस्थान में होंगे। रक्षित अपना सिर हिला देता है और दोनों उस बेसमेंट से बाहर निकल जाते हैं। चैतन्य भी उन दोनों के पीछे जाने लगता है, जिस पर दिशा कहती है, चैतन्य बिलीव मी। चैतन्य पलटकर गुस्से भरी आवाज में दिया से बोला, सीरियसली तुम पर यकीन करूं मैं? तुम्हें सब कुछ पता था ना शांतनु के साथ क्या होने वाला है, लेकिन तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया, बल्कि हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, और आज शांतनु की ये हालत है। तुम बहुत गंदी हो। मैं कैसे भूल गया कि तुम जैसी नागिन कभी डसना नहीं भूल सकती, इसलिए कभी भी मुझसे दोबारा बात करने की कोशिश मत करना। आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझी? इतना कहकर चैतन्य गुस्से में बेसमेंट से बाहर निकल जाता है। बॉडीगार्ड दिया को वहां से लेकर निकल जाते हैं। चैतन्य बेसमेंट से बाहर आता है तो देखता है रक्षित और ऋषि वहां से जाने को तैयार है, जिस पर चैतन्य जल्दी से उन दोनों के पास जाकर बोला, मुझे भी तुम दोनों के साथ शांतनु को देखने हॉस्पिटल जाना है। ऋषि चैतन्य की बात सुनकर बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें हवेली में रहना चाहिए, क्योंकि शिवन्या यहीं पर है और प्रियांश थोड़ा डरपोक है। अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो वो सब कुछ अकेले हैंडल नहीं कर पाएगा। रक्षित ऋषि का साथ देते हुए चैतन्य से बोला, ऋषि बिल्कुल सही कह रहा है, सपोली कभी भी फन फैलाकर डस सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहीं पर प्रियांश के साथ रहो। और शांतनु की कंडीशन पहले से थोड़ी बेहतर है, उसे बहुत जल्दी होश आ जाएगा। चैतन्य उन दोनों की बात सुनकर ज्यादा जिद नहीं करता और हवेली की तरफ चला जाता है। ऋषि चैतन्य के जाने के बाद रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है दिशा और विनीत कहाँ होंगे? क्या हमें उन दोनों को ढूंढना चाहिए? रक्षित अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, बिल्कुल नहीं, हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। 1 महीने बाद सब खुद यहाँ पर खींचे चले आएंगे, इसीलिए हमें उन दोनों तक जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो दोनों खुद यहाँ पर आ जाएंगे।
ऋषि रक्षित की बात पर बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें शिवान्या को अपनी आइडेंटिटी बता देना चाहिए या तुम बस ऐसे ही रहना चाहते हो। ऋषि के सवाल पर रक्षित उसे देखते हुए अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम्हारी मुंह बोली बहन को कुछ भी नहीं पता, बस इनोसेंट बनने का नाटक करती है, बल्कि उसे तो सब कुछ पता है, यहाँ तक कि ये भी पता है कि वो खुद क्या चीज है। रक्षित की बात सुनकर ऋषि अपनी आंखें बड़ी करके बोला, क्या कहा तुमने? शिवन्या को ये भी पता है कि वो एक इच्छाधारी नागिन है, और क्या उसे तुम्हारे पुनर्जन्म के बारे में भी पता है? रक्षित अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, उसे लगता है कि मुझे उसकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता, इसलिए वो मेरे सामने इनोसेंट बनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे क्या पता इस पूरे खेल का माहिर मैं हूं, और जब मैं जिसे चाहूं उसे हरा सकता हूं, और मेरा सबसे पहला टारगेट मेरी प्यारी सपोली है। ऋषि हैरान भरी नजरों से रक्षित को देखते हुए बोला, तुम करना क्या चाहते हो रक्षित? मुझे तुम्हारे इंटेंशन बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं, कहीं इन सब में शिवन्या की जान को तो कोई खतरा नहीं है ना? रक्षित ऋषि के चेहरे के फिक्र को देखते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला, इतनी फिक्र कभी मेरी भी कर लिया करते तो शायद आज हालात कुछ अलग होते हैं ना कि इस तरीके के। ऋषि रक्षित की बात सुनकर बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए, शिवन्या को अपने आइडेंटिटी के बारे में भी और पुनर्जन्म के बारे में भी। रक्षित अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल सही है, और बताएंगे ना, पहले तुम्हारी शादी हो जाने दो और शांतनु को ठीक हो जाने दो, फिर सब साथ में मिलकर सपोली को सब कुछ बताएंगे। ऋषि रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, रक्षित, शिवन्या को तुमसे प्यार हो रहा है, वो तुम्हारे लिए बदल रही है, तुमने उसके संभाव को नहीं देखा, वो पहले की तरह नहीं है, बल्कि अब तुम्हारे साथ बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, प्लीज उसके साथ कुछ मत करना। रक्षित ऋषि को घूरते हुए बोला, मुझसे किसी के लिए हमदर्दी की उम्मीद बिल्कुल मत रखो, ऋषि ही बेहतर होगा, और अगर इन सब में शिवन्या के परिवार वालों का जरा सा भी हाथ नजर आया तो इन सब का खामियाज शिवन्या को अपने आंसुओं से चुकाना होगा। इतना कहकर रक्षित गाड़ी में बैठ जाता है। ऋषि एक गहरी सांस लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और दोनों वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। रात का वक्त बीकानेर हवेली। शिवन्या और प्रियांश को शांतनु के कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए दोनों रिलैक्स थे। शिवन्या दरवाजे की तरफ बार बार देख रही थी, जिसे देखते हुए प्रियांश बोला, सैया जी की याद आ रही है क्या? प्रियांश की बात सुन शिवन्या झेप जाती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऋषि भैया का इंतजार कर रही हूँ कि ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो वो अभी तक घर नहीं आए। चैतन्य प्रियांश की तरफ देखते हुए बोला, प्रियांश चुपचाप अपना डिनर करो, बकवास मत करो। प्रियांश चैतन्य की बात सुन मुंह बनाते हुए बोला, मैं कभी बकवास करता ही नहीं हूँ, आप हो जो हमेशा खड़ूस बने रहते हो। प्रियांश की बात पर चैतन्य उसे आंखें दिखाता है तो प्रियांश चुपचाप अपना डिनर करने लगता है। आखिर में थक हार कर शिवन्या चैतन्य की तरफ देखते हुए कहती है, तुम मुझे बता सकते हो क्या वो लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? चैतन्य शिवन्या के सवाल पर बोला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लोग वापस आ जाएंगे, तुम्हें अपने डिनर पर फोकस करना चाहिए, वरना रक्षित मुझ पर चिल्लाएगा, उसने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है। शिवन्या चैतन्य की बात सुन हल्का मुस्कुराकर बोली, उसने कहा कि शिवन्या का ख्याल रखना? प्रियांश मुंह बनाते हुए शिवन्या की तरफ देखकर बोला, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे टीनेजर लड़की पहले पहले प्यार में शर्माती है। शिवन्या प्रियांश की बात सुनकर बोली, हाँ तो ये मेरा पहला प्यार ही है। चैतन्य शिवन्या के मुंह से प्यार वाली बात सुनकर हैरानी से बोला, तुम्हें रक्षित से प्यार है? शिवन्या चैतन्य के एक्सप्रेशन को ज्यादा नोट न करते हुए अपनी गर्दन हिलाकर बोली, मुझे रक्षित बहुत पसंद है, पता नहीं कब लड़ते झगड़ते वो मुझे पसंद आने लगा। प्रियांश एक्साइटेड होते हुए बोला, मुझे तो लगता है कि तुम्हें बहुत जल्दी खड़ूस राक्षस को बता देना चाहिए कि तुम उससे प्यार करती हो, हमें तो बस ये देखना है कि उसका रिएक्शन कैसा होगा। शिवन्या प्रियांश एक्साइटमेंट को देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, कहीं रक्षित ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? प्रियांश उसे चिल करते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो क्या, और अगर रिजेक्ट कर भी देता है तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है, वैसे भी वो तो तुम्हारा पति है ना, जिंदगी तो तुम्हारे साथ ही बितानी है उसे। चैतन्य एक गहरी सांस लेकर शिवन्या से बोला, शिवन्या चुपचाप अपना डिनर करो और तुम्हारे दिल में जो कुछ भी रक्षित के लिए है तुम रक्षित के सामने आराम से रख देना। शिवन्या चैतन्य की बात सुनकर अपना सिर हिला देती है और वो लोग चुपचाप अपना डिनर करने लगते हैं। सिटी हॉस्पिटल। रक्षित एक गहरी सांस लेकर शांतनु के वार्ड में जाता है और शांतनु के ऑक्सीजन मास्क को निकालकर उसके माथे पर अपनी 2 उंगलियां रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है।
रक्षित के पूरे शरीर से लाल रंग का धुआं निकलने लगता है और वो सारे धुएं शांतनु के नाक और मुंह के जरिए अंदर जाने लगता है। कुछ देर बाद रक्षित शांतनु के पेट को देखता है, जिसमें से खून नहीं निकल रहा था और शांतनु के बाहरी जख्म भर चुके थे। रक्षित शांतनु के चेहरे को देखते हुए बोला, शांतनु अपनी आंखें खोलो। रक्षित की बात सुनकर शांतनु धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है। रक्षित को अपने सामने देख शांतनु के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। शांतनु को मुस्कुराता हुआ देखकर रक्षित अपनी आंखें छोटी करके बोला, मेरी जान को हलक में डालकर तुम मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो, पागल हो क्या तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं था? शांतनु रक्षित की बात पर मुस्कुरा कर बोला, मुझे सबसे ज्यादा ख्याल अपने पार्टनर का था और मुझे ये भी पता था कि मेरा पार्टनर मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। रक्षित शांतनु की बात पर उसे एक नजर घूरने के बाद बोला, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, मैं चाह कर भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। आखिर ऋषि की शादी में नाचना है तुम्हें और उससे भी ज्यादा जरूरी। अभी इतना कुछ होना बाकी है, तुम इतनी आसानी से कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हो? शांतनु उठकर बैठ जाता है और अपने हाथ में लगे कैनुला और ड्रिप को निकालते हुए कहता है, टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, तुम तो मुझे पहले ही होश में ला सकते थे ना? रक्षित अपनी आंखें छोटी करके बोला, किसी को जिंदा करने में मेरी उम्र कम होती है और तुम्हें ठीक करने में मुझे बस थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ा। अगर तुम मर जाते तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं करता। शांतनु रक्षित की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, अभी तो डींगे हाँफ रहे थे ना, मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते तो अभी मेरे मरने के बाद जिंदा न करने वाली बात कहां से आ गई? रक्षित शांतनु की बातों को इग्नोर कर गहरी आवाज में बोला, तुमने कैसे देखा था वहां पर? ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। शांतनु रक्षित के सवाल पर तिरछी नजर से उसे देखते हुए बोला, छोड़ो ना, पुरानी दुश्मन है। रक्षित अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने जादू का इस्तेमाल तुम पर करूं, ताकि रिट्टू तोते की तरह तुम्हारी जुबान से सब कुछ निकलना शुरू हो जाए? तभी वहां पर ऋषि भी आ जाता है। ऋषि शांतनु को होश में आया देखकर राहत की सांस लेते हुए बोला, थैंक गॉड कि तुम होश में आ गए, मुझे लगा था कि गए हम सभी, ना जाने कितने दिन तुम्हें होश में आने में लग जाएंगे। शांतनु ऋषि की बात सुन अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या सच में, या फिर तुम्हारी बीवी, मेरा मतलब होने वाली बीवी से तुम्हें कुछ दिन और दूर रहना पड़ेगा? इस बात का गम मना रहे थे और इसलिए मुझे जल्दी होश में लाना चाहते थे। ऋषि शांतनु को इग्नोर करते हुए रक्षित से बोला, अब शांतनु ठीक हो गया है तो मेरे ख्याल से हमें हवेली चलना चाहिए। शिवन्या परेशान हो रही होगी और चैतन्य भी काफी टेंशन में होगा। रक्षित ऋषि की बात पर अपना सिर हिला शांतनु को देखते हुए बोला, मैंने कुछ सवाल किया कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, तुमने मुझे इग्नोर किया। शांतनु एक नजर ऋषि को देखने के बाद रक्षित से बोला, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मैंने उन लोगों का नाम तुम्हें बता दिया तो शायद तुम अपनी सपोली के साथ बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहोगे। रक्षित अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, मतलब जिनके बारे में मैं सोच रहा था, उन लोगों के साथ मिलकर ही तुम्हें इस हालत में पहुंचाया गया है। शांतनु अपना सिर हिलाकर बोला, शिवाय सिंघल, तुम्हारी बहन और भाई ने मिलकर ये सब किया है। शांतनु की बात को सुन रहा ऋषि रक्षित के एक्सप्रेशंस को देखते हुए बोला, रक्षित ध्यान से बात को सुनो और आराम से फैसला लो, क्योंकि इन सब में शिवन्या का बिल्कुल भी हाथ नहीं है। रक्षित बिना किसी भाव के ऋषि की तरफ देखते हुए बोला, मेरे ख्याल से हमें इस बारे में चलकर सीधा हवेली में बात करनी चाहिए। शांतनु रक्षित की बात सुनकर बोला, क्या तुम सपोली को उसकी असलियत बताना चाहते हो या फिर अपनी असलियत बताना चाहते हो? रक्षित शांतनु की बात सुनकर बोला, चाहे असलियत जिसकी भी हो सामने तो आनी ही है ना, तो चलो आज कुछ नया ट्राई किया जाए। ऋषि रक्षित के हाथ को पकड़कर बोला, रक्षित मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन प्लीज शिवन्या का इन सब में कोई लेना देना नहीं है, उसे तकलीफ मत दो। रक्षित ऋषि के हाथ को झटक कर आईसीयू से बाहर आ जाता है और सीधा हॉस्पिटल से निकल हवेली के लिए निकल जाता है। ऋषि भी शांतनु की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उसे डिस्चार्ज कर हवेली के लिए रक्षित के पीछे निकल जाता है। रात के 11 बजे हवेली, रक्षित की गाड़ी आकर हवेली के बाहर रुकती है। रक्षित अंदर जाता है तो सिर्फ मोमबत्तियां जल रही थी, बाकी सारे सर्वेंट क्वार्टर में जा चुके थे और प्रियांश, चैतन्य भी अपने कमरे में जा चुके थे। रक्षित सीधा अपने कमरे में आ जाता है। रक्षित जब कमरे में पहुंचता है तो देखा है शिवन्या सो चुकी थी। रक्षित एक नज़र शिवन्या को देखने के बाद वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद रक्षित फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आता है
शिवन्या का गोरा शरीर रात के अंधेरे में पीले डिम लाइट में सोने की तरह चमक रहा था और शिवन्या काफी खूबसूरत लग रही थी। रक्षित कुछ देर शिवन्या को बुरी तरीके से घूरने के बाद जाकर बालकनी में कुर्सी पर बैठ जाता है। रक्षित बालकनी में बैठा बैठा चांद को देखने लगता है। आज मौसम बिल्कुल साफ था, जिस कारण चांद के साथ चांदनी भी निकल आई थी। अचानक शिवन्या की नींद प्यास लगने के कारण खुल जाती है। शिवन्या बालकनी के दरवाजे की तरफ देखती है, जो कि खुली हुई थी। शिवन्या पानी को इग्नोर कर बिस्तर से उतरकर अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा देती है। शिवन्या बालकनी में पहुंचती है तो देखती है रक्षित अभी भी जाग रहा था और एक तक चांद को घूर रहा था। शिवन्या रक्षित के सामने खड़ी होते हुए बोली, तुम कब आए? तुमने खाना खाया? रक्षित शिवन्या को देखकर गहरी आवाज में बोला, तुम्हें क्या? शिवन्या रक्षित की बात सुन मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारा भी ना बिल्कुल सही है। इंसान चाहे तुमसे कितना भी तमीज से क्यों ना बात कर ले, तुम ना कभी भी सीधा सीधा जवाब नहीं देते, तुम्हें हमेशा उल्टा ही जवाब देना होता है। रक्षित अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम तो सो रही थी ना, तो जागने की क्या जरूरत है, या फिर रात का एक्सरसाइज करना चाहती हो मेरे साथ? शिवन्या के गाल रक्षित की बात सुनकर लाल हो गए, जिन्हें छुपाते हुए शिवन्या ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है, लेकिन हर बार होश में रहकर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। जिसे सुनकर रक्षित शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी आंखों में प्यार का नशा छा रहा है और तुम कहती हो कि तुम्हें मेरे करीब नहीं आना, खुद को सुना रही हो या फिर मुझे समझा रही हो? शिवन्या रक्षित की बात पर गहरी सांस लेकर बोली, अगर तुमने खाना नहीं खाया है तो जाकर खाना खा लो, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूं सोने। इतना कहकर शिवन्या जाने लगती है, जिस पर रक्षित कहता है, रुको। रक्षित की बात पर शिवन्या रुक जाती है तो रक्षित कुर्सी से खड़ा हो शिवन्या के बिल्कुल पास आकर कहता है, मैंने खाना नहीं खाया है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ। शिवन्या रक्षित की बात सुन अपना सिर हिलाकर बोली, ठीक है, तुम जाकर हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। रक्षित शिवन्या की बात पर अपना सिर हिला देता है और कमरे में आ जाता है। शिवन्या कमरे का लाइट ऑन कर रक्षित के लिए खाना लेने किचन की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद शिवन्या रक्षित के लिए खाना लेकर आती है और कॉफी टेबल पर रखते हुए कहती है, चलो खाना खा लो। रक्षित बिना किसी नखरे के चुपचाप खाना खाने लगता है और शिवन्या बिस्तर पर बैठकर उसे खाता हुआ देखने लगती है। कुछ देर बाद रक्षित अपना खाना पूरा कर लेता है तो शिवन्या थाली लेकर वहां से किचन की तरफ चली जाती है। रक्षित वॉशरूम में जाकर अपना हाथ अच्छे से साफ कर लेता है। शिवन्या कमरे में आती है तो उसकी नजर रक्षित पर जाती है, जो कि सिर्फ ब्लैक लोअर में था। लाइट ऑफ थी और रक्षित की परफेक्ट मेंटेन की हुई बॉडी डिम लाइट में काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। शिवन्या रक्षित की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस ले बिस्तर पर बैठ जाती है, जिसे देखकर रक्षित बिस्तर पर बैठते हुए कहता है, इस तरीके से मुझे क्यों देख रही हो? कुछ कहना है तो साफ साफ कहो ना। बीकानेर हवेली, रात का वक्त। रक्षित बड़े गौर से शिवन्या के चेहरे को देखते हुए बोला, सपोली एक सवाल करो तुमसे। शिवन्या रक्षित के सवाल पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ क्या सवाल है? रक्षित शिवन्या की आंखों में देखते हुए बोला, तुम इंसान नहीं हो ना, तुम एक सांप हो, नागिन। रक्षित की बात सुनकर शिवन्या के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। रक्षित शिवन्या के गाल पर हाथ रखकर उसके चेहरे को अपने पास लाते हुए बोला, एक बार और पूछ रहा हूं, सच सच जवाब दो। यू आर नॉट अ ह्यूमन, यू आर अ स्नेक। शिवन्या रक्षित की बात सुन हकलाते हुए बोली, तुम क्या कह रहे हो? ये नॉर्मल दुनिया है, ये सब चीजें रियल लाइफ में नहीं होती, बस नेटफ्लिक्स वेब सीरीज में होती है। रक्षित अपनी आंखों का कलर चेंज करते हुए बोला, रियल लाइफ में भी होते हैं सपोली। ये कहते हुए रक्षित की आंखें लाल हो जाती है। शिवन्या रक्षित के रूप को बदलता हुआ देखकर रक्षित से पीछे होने लगती है तो रक्षित उसके बालों को मजबूती से पकड़ अपने पास खींचकर कहता है, डरो मत, मुझे तो तुम्हारी आइडेंटिटी तब से पता है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। शिवन्या हैरानी से रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, तुमने मुझे धोखा दिया। रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ बोला, धोखा वहां होता है सपोली जहां पर हमें किसी पर यकीन हो, यहाँ यकीन कौन किस प्रकार करता है, तुम मुझ पर या मैं तुम पर? शिवन्या अपने आंखों में नमी लिए बोली, बट आई लव। रक्षित शिवन्या के होठों पर उंगली रखकर बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगा, और तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझसे प्यार करो? शिवन्या रक्षित के हाथ को झटकते हुए बोली, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो तुम क्यों मेरे करीब आते हो, क्यों मेरे साथ सोते हो?
रक्षित हंसते हुए बोला, हा हा हा, करीब और जरूरत बहुत अलग होते हैं, लेकिन तुम सिर्फ मेरी जरूरत हो, मेरी मोहब्बत नहीं, और मैं तुमसे कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकता। कॉज ऑब्सेशन इज बेटर देन लव फॉर मी। मुझे प्यार में आंसू बहाना नहीं पसंद। शिवन्या की आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वो रक्षित की तरफ देखते हुए कहती है, तो क्या जो तुमसे प्यार करता है, तुम उसकी आंखों से आंसू बहता हुआ देख सकते हो? रक्षित 2 मिनट शिवन्या के चेहरे को देखने के बाद बोला, यू लव मी? शिवन्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, यस, आई लव यू। रक्षित अपना सिर हिलाकर बोला, ओके, तलाक ले लेते हैं, हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। तुम्हारा दिल बहुत जल्द किसी और को चाहने लगेगा, क्योंकि दिल का काम ही वही है, किसी एक पर नहीं रुकता वो। शिवन्या रोते हुए रक्षित के हाथ को पकड़कर बोली, प्लीज रक्षित, मुझे मत छोड़ो। आई लव यू सो मच, मैं नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बगैर। मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, प्लीज रक्षित, मुझे मत छोड़ो। रक्षित शिवन्या के आंसू को देख हंसते हुए बोला, हा 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 हा, बहुत सुकून मिला मुझे अपने लिए, तुम्हारी आंखों से आंसू निकलता हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शिवन्या रक्षित के हाथ को मजबूती से पकड़कर बोली, तुम जितना मुझे हट करना चाहो कर लो, लेकिन प्लीज मुझे मत छोड़ो। तुम्हें जितना इंसल्ट करनी है कर लो, लेकिन प्लीज रक्षित, मुझे मत छोड़ो। रक्षित शिवन्या के हाथ को झटक कर बिस्तर से खड़ा होकर बोला, चलो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, श्री, रक्ष और दक्ष की कहानी। रक्षित के मुंह से उसे नाम को सुनकर शिवन्या को अजीब लगने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे उसने ये नाम पहले भी कहीं सुन रखा हो। रक्षित अपना हाथ आगे करता है तो उसके हाथ में एक पुरानी पुस्तक आ जाती है। रक्षित उस किताब को हवा में लहराता है तो उसमें से पन्ने उड़ने लगते हैं। शिवन्या की नजर एक पन्ने में जाकर रुक जाती है जिसमें शिवन्या थी, लेकिन उस नाम पर श्री लिखा हुआ था। रक्षित उस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए शिवन्या से बोला, देखो, ये श्री है जिसके प्यार में मैं पड़ा था। रोया था मैं कि मुझे ना छोड़े, लेकिन पता उसने क्या किया? मेरे सीने पर खंजर घुसाया था उसने। उसके बाद एक और पन्ना पलटता है जिसमें दीक्षित की तस्वीर थी। रक्षित उस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए शिवन्या से बोला, पता ये कौन है? इसका नाम दक्ष है, जो रक्ष यानी कि मेरा भाई है, और एक बार फिर मेरे मामले में टांग लड़ाने पैदा हो गया। शिवन्या फटी आंखों से सारे पन्नों को देख रहे थे। उसे तो कोई मूवी के सीन से कम नहीं लग रहा था। रक्षित एक और पन्ना पलट देता है और तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, रक्ष मतलब रक्षित, तुम्हारा पति। शिवन्या हैरानी से उन सब चीजों को देखते हुए बोली, तुम मुझे ये सब चीजें क्यों बता रहे हो और तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है, साफ साफ कहो। रक्षित शिवन्या की बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताने के लिए ही तो शुरू कर रहा हूं मैं सपोली, तो चलो सुनते हैं। इतना कहकर रक्षित बताना शुरू करता है। फ्लैशबैक इन बुक। नागलोक, नाग पंचमी का दिन था। हर तरफ तैयारियां चल रही थी। शाम हो चुकी थी और सारे भक्त नाग नागिन वहां होने वाले भव्य नृत्य को देखने के लिए आ चुके थे। शिवन्या ने आज एक लाल रंग की बहुत ही खूबसूरत लहंगा पहन रखा था, जिसमें वो और ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। दक्ष ने लाल रंग की धोती और गोल्डन लाल मिक्स कलर का दुपट्टा अपने गले पर ले रखा था। उसके माथे पर नाग का मुकुट था। दूर से बैठा रक्षित लाल और कल रंग के मिक्स धोती और जैकेट डाले बैठा एकटक शिवन्या को घूर रहा था, जो कि दीक्षित के साथ घूम घूम कर बातें कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। रक्षित के बगल में एक उसके उम्र का लड़का आकर बैठते हुए बोला, क्या देख रहे हैं आप? रक्षित बिना उसकी तरफ देखे बोला, कुछ नहीं ऋष, हम बस देख रहे थे धोखे का रंग क्या होता है। ऋष यानी कि ऋषि रक्षित की बात पर हैरानी से बोला, धोखा? आपको कौन धोखा दे सकता है? रक्षित ऋषि की बातों को अनसुना करते हुए बोला, हम आपसे कहना चाहते हैं कि क्या आप हमारे साथ तक्षक लोक चलेंगे? ऋषि रक्षित की बात सुन हैरानी से बोला, हाँ, हम नहीं जाएंगे, आज तो नाग पंचमी है ना। रक्षित ऋषि की बात सुन अपनी आंखें छोटी करके बोला, हमें किसी के मदद की जरूरत नहीं है, हम अकेले चले जाएंगे। आप यहाँ पर हो रहे जश्न में शामिल हो जाइए और कोई हमारे बारे में पूछे तो कह दीजिएगा हम सो गए हैं। ऋषि रक्षित की बात सुन उससे पकड़ते हुए बोला, हम आपको जाने नहीं देंगे। शेषनाग आने वाले हैं और देवों के देव महादेव के लिए भव्य नृत्य का आयोजन किया गया है, आप इस तरीके से अगर चले जाएंगे तो। रक्षित ऋषि के हाथ को हटाकर बोला, हमने अपनी पूजा कर ली है, महादेव हमसे प्रसन्न है, इसलिए आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऋषि रक्षित की बात सुन घबराते हुए बोला, अगर इस बारे में आपके बाबा को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। रक्षित ऋषि की बातों को अनसुना करते हुए वहां से आगे की तरफ बढ़ जाता है।
ऋषि बस उसे जाता हुआ देखकर हताश होकर सब लोगों के पास मंदिर में आ जाता है। धीरे धीरे रात और काली होने लगती है। नृत्य का आयोजन हो चुका था। नागराज दक्ष की तरफ देखते हुए बोले, दक्ष आपके भाई रक्ष कहाँ है? दीक्षित नागराज के सवाल पर बोला, नाग बाबा हमने रक्ष को नहीं देखा। शिवन्या दीक्षित की बात सुन नागराज की तरफ देखते हुए बोली, बाबा हम बुला कर लाते हैं रक्ष को, हमें पता है वो कहाँ होंगे। शिवन्या की बात सुन नागराज सिर हिला देते हैं। शिवन्या वहां से जाने लगती है, जिस पर दीक्षित उसके हाथ को पकड़कर कहता है, श्री हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। शिवन्या दीक्षित से अपना हाथ छुड़ाकर बोली, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है दक्ष, हम आ जाएंगे और रक्ष हमें खा नहीं जाएंगे। आप आयोजन हुए नृत्य का आनंद लीजिए। इतना कहकर शिवन्या दौड़ते हुए वहां से आगे की तरफ चली जाती है। दीक्षित हताश भरी नजरों से शिवन्या को जाता हुआ देखता है और बाकी लोगों के साथ फिर से नृत्य में शामिल हो जाता है। इधर शिवन्या रक्षित को खोजते हुए इस चट्टान वाले पेड़ के पास आती है, जहां पर अक्सर रक्षित बैठा हुआ करता था। शिवन्या वहां पर जाकर इधर उधर देखते हुए रक्षित को आवाज लगाते हुए बोली, रक्ष रक्ष आप कहाँ हो, सब आपको बुला रहे हैं। शिवन्या के आवाज लगाने पर भी उसे जवाब में कुछ नहीं मिलता। शिवन्या थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जब एक पेड़ के पास पहुंचती है तो वहां पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। शिवन्या उस चिड़िया की तरफ देखते हुए हल्का मुस्कुरा कर बोली, हे नन्ही चिड़िया, क्या आप मुझे बता सकती हो कि रक्ष कहाँ गया है? शिवन्या के सवाल पर वो चिड़िया उसकी तरफ देखते हुए बोली, आगे की तरफ गया है। शिवन्या चिड़िया की बात सुन मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद कहती है और आगे की तरफ बढ़ जाती है। शिवन्या आगे बढ़ते हुए जब तक्षक लोक के सीमा के पास पहुंचती है तो खुद से कहती है, ये तो तक्षक लोक जाने का रास्ता है। क्या बाबा के मना करने के बावजूद रक्ष वहां चले गए? यदि इस बारे में बाबा या फिर किसी को भी पता चल गया तो रक्ष को कोई माफ नहीं करेगा। वहां हम लोगों का जाना मना है। इतना सोचते हुए शिवन्या रक्षित को आवाज लगाते हुए बोली, रक्ष रक्ष आप कहाँ हैं? हमें इस तरफ आना मना है। आप जहां कहीं भी हैं यहां पर वापस आ जाइए। लेकिन रक्षित शिवन्या की बात का कोई जवाब नहीं देता। शिवन्या डरते हुए तक्षक लोक जाने वाले सीमा को पार करती है तो जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं, जिस कारण शिवन्या और ज्यादा घबरा जाती है। शिवन्या अपने कदम थोड़ा सा और आगे बढ़ाती है कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। शिवन्या डर से चीख पड़ती है। रक्षित शिवन्या को अपनी तरफ खींचकर बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपको नहीं पता सीमा को पार करना हमें मना है? आप नागलोक के बनाए नियम का उल्लंघन कर रही थी श्री। शिवन्या रक्षित की बात सुन घबराते हुए बोली, हमने किसी भी नियम को नहीं तोड़ा। उस चिड़िया ने कहा कि आप इस तरफ गए हैं और आपको बाबा ढूंढ रहे थे, बस हम आपको लेने। ये कहते हुए शिवन्या इधर उधर देखने लगती है तो शायद वो नागलोक से काफी आगे आ चुकी थी और शायद रास्ता भी भूल चुकी थी। रक्षित शिवन्या को अनसुना करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला, आप यहाँ से जा सकती हैं, हमें उस जश्न में शामिल नहीं होना, वहाँ काफी शोर है। शिवन्या जल्दी से आगे बढ़कर रक्षित के हाथ को पकड़कर बोली, हमें डर लग रहा है। रक्षित पलटकर शिवन्या को घूरते हुए बोला, हमारा पीछा करके यहाँ तक आने में आपको डर नहीं लगा, जो अब अकेले जाने में आपको डर लग रहा है। शिवन्या मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, रक्ष प्लीज हमें आपके साथ चलना है। आप इस तरीके से हम पर गुस्सा मत कीजिए, वरना हम बाबा से कहेंगे कि आप उनकी बात ना मानकर तक्षक लोक जा रहे थे। रक्षित शिवन्या की धमकी पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, आप हमें धमकी दे रही हैं? आपको पता है हम आपके साथ क्या कर सकते हैं? शिवन्या मासूम सा चेहरा बना मुस्कुराते हुए बोली, हमें पता है आप चाहे हमसे कितना ही क्यों न चिढ़ते हो, लेकिन आप हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रक्षित शिवन्या की बात का कोई जवाब दिए बगैर आगे आगे जाने लगता है। दोनों एक झील के पास आकर रुक जाते हैं। उस झील में कमल खिले हुए थे और चांद की रोशनी में वो जगह बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। शिवन्या अपने कदम आगे बढ़ाती है कि मुंह के बल कीचड़ में गिर जाते हैं। रक्षित अचानक शिवन्या के गिरने से हैरान हो जाता है, लेकिन शिवन्या के चेहरे को देखते हैं वो हंसने लगता है। शिवन्या रक्षित को हंसता हुआ देखकर नाराजगी से बोली, रक्ष हम नीचे गिर गए और आपको हम पर हंसी आ रही है, हमारे पूरे लिबास गंदे हो गए। रक्षित हंसते हुए पानी की तरफ इशारा करके बोला, हाँ 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 जाकर पानी में साफ कर लीजिए, वरना उल्लू भी देखकर आपको भाग जाएगा, कोई चुड़ैल आए है समझकर। शिवन्या रक्षित की बात सुन अपनी आंखें छोटी कर कीचड़ उठाकर रक्षित के मुंह पर मार देती है तो रक्षित की सारी हंसी गायब हो जाती है और वो बुरी तरीके से शिवन्या को घूरने लगता है।
जिस पर शिवन्या नकल उतारते हुए हंसकर बोली, हा 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 रक्ष, आप अपना चेहरा धो लीजिए, वरना उल्लू आपको देखकर भाग जाएगा। रात का राक्षस आया है ये सोचकर रक्षित शिवन्या को घूर कर देखता है तो शिवन्या पानी में उतरते हुए कहती है, आप भी आ जाएं हमारे साथ, पानी बहुत अच्छा है। रक्षित एक नज़र शिवन्या को देखने के बाद खुद को देखा है, जिसके पूरे चेहरे और बालों में भी मिट्टी लगी हुई थी। रक्षित एक एक करके अपने कपड़े उतार पानी में आ जाता है। शिवन्या आगे की तरफ देखते हुए पानी में खेलने लगती है। उसने भी अपने कपड़े उतार दिए थे, जिससे उसका गोरा बदन रक्षित के सामने था। हालांकि शिवन्या छोटी थी, लेकिन रक्षित तो बड़ा हो गया था। शिवन्या पानी में खेलते हुए रक्षित के बेहद करीब आकर बोली, रक्ष, पानी बहुत अच्छा है ना। रक्षित अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोला, श्री, क्या आपको नहीं पता किसी के सामने इस तरीके से नहीं रहते। शिवन्या रक्षित की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, आप भी तो हमारे सामने वैसे ही हो, हम दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं तो क्या होता है। रक्षित शिवन्या की गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, आपको कुछ महसूस हो रहा है। शिवन्या रक्षित करीब आने पर अपनी आंखें बंद करके धीरे से बोली, गुदगुदी लग रही है। रक्षित शिवन्या के कमर पर हाथ रखकर बोला, हम आपको पसंद है। शिवन्या पलटकर रक्षित के सीने पर हाथ रखकर बोली, हम आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप हमसे बात ही नहीं करते। रक्षित शिवन्या की बात सुन उसके चेहरे को पकड़कर बोला, आप हमें बेहद पसंद है, लेकिन आप हर वक्त हमारे भाई के साथ रहती हैं, इसीलिए हम आपसे बात नहीं करते। शिवन्या रक्षित की बात सुन सोचते हुए बोली, लेकिन दक्ष कह रहा था आपको खूबसूरत लड़कियां पसंद नहीं है, ऐसा क्यों। रक्षित शिवन्या के होठों को देखते हुए बोला, हमें खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद है और सबसे ज्यादा पसंद आप है, हम आपको पाना चाहते हैं श्री। शिवन्या हल्का रक्षित के पास आकर बोली, और हम आपके साथ रहना चाहते हैं। शिवन्या की बात सुन रक्षित के तन बदन में आग लग जाती है और रक्षित शिवन्या को कमर से पकड़ अपने एकदम करीब लाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। रक्षित के अचानक ऐसा करने पर शिवन्या की आंखें बड़ी हो जाती है। रक्षित शिवन्या के कमर से थोड़ा नीचे पकड़ते हुए शिवन्या को शिफ्ट करता है, तो शिवन्या रक्षित के कमर पर अपने पैर लपेट लेती है। रक्षित 10 मिनट के गहरी किस के बाद शिवन्या के होठों से अलग हो उसके गले पर किस करते हुए बोला, हम आपको पूरी तरीके से पाना चाहते हैं, ताकि हमारे अलावा कोई और आपको छू भी ना सके। शिवन्या रक्षित के हर छुअन से पिघल रही थी। रक्षित शिवन्या के सीने पर हाथ रखकर उसे सहलाते हुए शिवन्या के कंधों पर किस करते हुए बोला, क्या आप हमें पूरी तरीके से पाना नहीं चाहती। शिवन्या रक्षित के कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए बोली, हम आपको कभी नहीं छोड़ना चाहते। रक्षित शिवन्या के लोअर रीजन पर खुद को शिफ्ट कर शिवन्या के कमर को कस के पकड़ अपने पास खींचता है, तो शिवन्या की चीख निकल जाती है, जो कि उसे काली अंधेरी रात में काफी तेज थी। शिवन्या की आंखों से पूरी तरीके से आंसू आने लगते हैं। रक्षित शिवन्या के होठों पर फिर से अपने होंठ रख देता है। शिवन्या रक्षित किस का जवाब दिए बगैर रोने लगती है। रक्षित शिवन्या के पीठ को धीरे धीरे सहलाते हुए अपने कमर को पानी में ही मुंह करते हुए बोला, शांत हो जाइए, अब दर्द नहीं होगा। शिवन्या रक्षित के कंधे पर अपना सिर रख अपने दोनों हाथों को उसके कंधे पर लपेटकर धीरे धीरे रोते हुए बोली, ये क्या है रक्षा, बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमें दर्द हो रहा है, इसे बाहर निकालिए। रक्षित शिवन्या को कसकर अपने आगोश में भरते हुए बोला, अब कोई भी आपके करीब नहीं आ पाएगा, कोई भी नहीं। ये कहते हुए रक्षित वाइल्ड होने लगता है और उसे लेकर झील के किनारे आ जाता है। शिवन्या की सिसकियां जंगल में शोर कर रही थी। फ्लैशबैक कंटिन्यू। सुबह का वक्त, नागलोक। रक्षित सो रही शिवन्या को उठाकर एक गुफा में ले आया था, जो कि रास्ते में ही पड़ रहा था। दोनों अभी भी एक दूसरे को अपनी आगोश में भरे सो गए थे। रक्षित ने शिवन्या के कपड़े ठीक कर दिए थे। तभी लोगों के कदमों की आहट आने लगती है। आहट को सुनते हुए रक्षित की आंखें खुल जाती हैं और वो उस गुफा के दरवाजे की तरफ देखता है, जहां से नागराज और दीक्षित के साथ कुछ लोग भी थे। रक्षित शिवन्या से दूरी बना लेता है। नागराज जल्दी से अंदर जाकर शिवन्या को उठाते हुए बोले, श्री, श्री आंखें खोलिए। दीक्षित रक्षित की तरफ देखते हुए नाराजगी से बोला, रक्ष, आप नागलोक से इतनी दूर यहाँ क्या कर रहे हैं, आपके कारण श्री नृत्य में भाग नहीं ले पाए। रक्षित दीक्षित की बात पर बिना किसी भाव के बोला, हमने नहीं कहा था किसी को यहाँ आने के लिए, रात काफी हो गई थी, रास्ता भटक गए थे हम दोनों, इसीलिए यहाँ सो गए। नागराज रक्षित को घूरते हुए बोले, सब आपके कारण हो रहा है, आप किसी की बात क्यों नहीं सुनते, हमें ऋषि ने सब कुछ बताया है,
आप तक्षक जाने का जिद क्यों कर रहे हैं? रक्षित नागराज की बात पर उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्योंकि हमें हमारे गुमशुदा दोस्तों को वापस लाना है। हम तक्षक वासियों के हाथों उन्हें बलि चढ़ता हुआ नहीं देख सकते। नागराज रक्षित की बात सुन अपनी आंखें छोटी करके बोले, हम नागलोक के राजा हैं, यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। अगर आपको नागलोक का वासी बन के रहना है तो आपको हमारी बात माननी होगी, वरना हम आपको निष्कासित कर देंगे। शिवन्या नागराज की तेज आवाज को सुनकर उठ जाती है और उन्हें गले लगाते हुए धीरे से कहती है, बाबा रक्ष पर मत चिल्लाए, उनकी कोई गलती नहीं है। दीक्षित शिवन्या को जागता हुआ देखकर उसे गले लगाते हुए बोला, श्री आप ठीक है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हमने आपसे कहा था कि हम आपके साथ चलते हैं, लेकिन आप बहुत जिद्दी हो रही हैं। दीक्षित की बात पर शिवन्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है दक्ष, हम बिल्कुल ठीक हैं। रक्षित उन दोनों को जानलेवा नजरों से घूरने लगता है, लेकिन सबके सामने शिवन्या से दूर रहने वाले नेचर के चलते रक्षित बस उन दोनों को जानलेवा नजरों से घूरता रह जाता है। रक्षित एक नजर उन दोनों पर डालने के बाद बिना कोई सवाल जवाब के अपने कपड़े ठीक करते हुए उठ जाता है और उस गुफा से बाहर की तरफ जाने लगता है। जिसे देख शिवन्या जल्दी से दीक्षित से दूर होते हुए रक्षित से बोली, रक्ष आप कहाँ जा रहे हो? रक्षित शिवन्या की बात सुनकर बोला, आप अपने बाबा और अपने सबसे पसंदीदा करीबी दोस्त के साथ आइए, हम जा रहे हैं। शिवन्या रक्षित के टोन में नाराजगी को साफ महसूस कर सकती थी, इसलिए शिवन्या जल्दी से खड़ी होकर उसकी तरफ जाने लगती है, तो उसे अपने पैर कांपते हुए महसूस होते हैं, जिसके चलते शिवन्या मुंह के बल गिरने लगती है। तो रक्षित जल्दी से आगे आकर उसे पकड़ लेता है और डांटते हुए कहता है, आपको किसने कहा अचानक खड़ा होने के लिए? आप आराम से नहीं चल सकती है क्या? शिवन्या रक्षित की बात सुन धीरे से बोली, अचानक खड़े हुए ना, इसलिए पैर डगमगा गए, लेकिन हम आपके साथ जाना चाहते हैं। नागराज शिवन्या को देखते हुए बोले, श्री हमें आपसे बात करनी है। शिवन्या पलटकर नागराज को देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, नागलोक पहुंचकर बात करेंगे बाबा, अभी हमें रक्ष के साथ जाना है। नागराज अपनी आंखें छोटी करके बोले, आप रक्ष के साथ नहीं दक्ष के साथ चलेंगी। शिवन्या नागराज की बात सुन हैरानी से बोली, लेकिन ऐसा क्यों बाबा? रक्ष हमारे। रक्षित शिवन्या की बात को बीच में काटकर बोला, आप अपने बाबा के साथ आइए, हम जा रहे हैं। इतना कहकर रक्षित शिवन्या के हाथ को अपने हाथ से छुड़ाता है और गुफा से बाहर चला जाता है। शिवन्या नागराज से और कोई सवाल नहीं करती और वो सभी वहां से सीधा नागलोक के महल की तरफ बढ़ जाते हैं। रात का वक्त, रक्षित का कमरा। रक्षित किसी गहरी सोच में बालकनी में बैठा हुआ था कि एक सुनहरे रंग का सांप रेंगते हुए उसके पैर पर लिपट जाता है। रक्षित उस सांप को देखकर उसे अपने हाथ में पकड़ उठाता है और उसके गले को पकड़कर कहता है, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? शिवन्या तुरंत इंसानी रूप में आ जाती है, तो रक्षित के हाथ शिवन्या के गर्दन पर थे। रक्षित शिवन्या के गर्दन को पीछे से पकड़ अपने पास लाकर बोला, हमने पूछा आप यहाँ क्या कर रही हैं इस वक्त? शिवन्या रक्षित को देखते हुए बोली, रक्ष बाबा कह रहे थे कि वो हमारी शादी दक्ष से करवाएंगे। रक्षित बिना किसी भाव के शिवन्या से बोला, और आप क्या सोच रही हैं? शिवन्या रक्षित के हाथ को पकड़कर बोली, हम क्या सोच रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है रक्ष, हम तो आपकी है ना, आपने हमसे कल कहा था। रक्षित गहरी नजर से शिवन्या को देखते हुए बोला, और हमारी बात की कितनी अहमियत है आपकी जिंदगी में? शिवन्या अपने नीली आंखें टिमटिमाते हुए बोली, हम जितना भी आपसे प्यार करते हैं उतना हम किसी से नहीं करते, आपकी बहुत अहमियत है अब हमारी जिंदगी में, आप जो कहोगे हम करेंगे। रक्षित अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या सच में? तो हमारे मना करने के बावजूद आपने दक्ष को गले क्यों लगाया? तब हमारी बातों का महत्व कहाँ गया था आपकी जिंदगी से? शिवन्या रक्षित की बात में नाराजगी को महसूस करते हुए जल्दी से बोली, हमने दक्ष को गले नहीं लगाया था रक्ष, दक्ष ने अचानक हमें गले लगा लिया, लेकिन हमने उन्हें दूर कर दिया। रक्षित अपना सिर हिलाते हुए बोला, आपके बाबा ने आपके लिए जीवन साथी चुना है और आप हमारे साथ रहना चाहती हैं, तो जाकर कहिए अपने बाबा से। शिवन्या थोड़ी घबराकर रक्षित से बोली, हम ये कैसे कह सकते हैं रक्ष, हम अकेले बाबा से कैसे बात करेंगे जब तक आप हमारे साथ? रक्षित शिवन्या के होठों पर उंगली रखकर बोला, शश शश शश, हम आपके साथ हैं, हर राह पर आपके साथ हैं, बस आपको कदम बढ़ाना है, हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। शिवन्या रक्षित को इतना पास देखकर आगे बढ़कर उसे गले लगा लेती है, तो रक्षित शिवन्या को अपने आगोश में भरते हुए कहता है, श्री
बहुत प्यार करते हैं हम आपसे, एक पल के लिए भी हम आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। शिवन्या अपना सिर रक्षित के सीने पर रखते हुए बोली, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं रक्ष, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। रक्षित शिवन्या के सिर को धीरे धीरे थपथपाने लगता है, तो शिवन्या को जल्दी ही नींद आ जाती है। रक्षित शिवन्या को अपनी गोद में उठाकर अपने बिस्तर पर ले जाकर सुला देता है और दरवाजा कमरे का अच्छे से बंद कर खुद भी शिवन्या के बगल में उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। उधर दूसरी तरफ दीक्षित और नागराज एक साथ बैठे हुए थे। नागराज शून्य में देखते हुए दीक्षित से बोले, हमें रक्षित पर भरोसा नहीं है, बागी है वो, इसीलिए श्री के लिए हमने आपको चुना है, हमारे बाद आप नागालोक के अगले नागराज होंगे। दीक्षित नागराज की बात पर बोला, नागराज, श्री हमारी बहुत अच्छे दोस्त है, हम उसे बहुत पसंद करते हैं और हमें बहुत खुशी होगी अगर वो हमारे जीवन साथी के रूप में हमें मिलेगी। नागराज दीक्षित की बात सुन हल्की मुस्कान के साथ बोले, दक्ष आप हमारे सामने बड़े हुए हैं, हमने देखा है आपको श्री के साथ, श्री आपके साथ बहुत खुश होती है, तभी हमने सोच लिया था कि आप ही उनके जीवन साथी बनेंगे। दीक्षित नागराज की बात पर अपना सिर झुकाकर बोला, आपका शुक्रिया नागराज, जो आपने हमें इस काबिल समझा, रात काफी हो गई है, हम चाहेंगे कि आप आराम करें, हम भी अपने कमरे में जा रहे हैं। नागराज दीक्षित की बात सुनकर अपना सिर हिला देते हैं, तो दीक्षित अपने कमरे की तरफ निकल जाता है। दीक्षित शिवन्या के कमरे से होकर गुजरने लगता है, तो कुछ सोचकर वो शिवन्या के कमरे के अंदर जाता है, लेकिन शिवन्या वहां पर नहीं कि शिवन्या को कमरे में ना देखकर दीक्षित थोड़ा हैरान होता है और खुद से ही कहता है, श्री इस वक्त कहाँ चली गई। इतना सोचते हुए दीक्षित इधर उधर शिवन्या को ढूंढने लगता है और शिवन्या की कमरे से निकल अपने कमरे की तरफ ये सोचकर जाता है कि शायद शिवन्या उससे बात करने के लिए उसके कमरे में हो, लेकिन शिवन्या उसके कमरे में भी नहीं थी। दीक्षित अब थोड़ी सोच में पड़ जाता है और कुछ सोचकर रक्षित की कमरे के पास जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा अंदर से बंद देखकर दीक्षित खुद से बोला, रक्ष तो कभी भी अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं करते, लेकिन आज ऐसा क्यों, कहीं श्री यहाँ पर तो नहीं है। ये सोचते हुए दीक्षित की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो सर्प रूप में आकर रक्षित के कमरे के अंदर रहते हुए चला जाता है। दीक्षित जब कमरे के अंदर आता है तो उसकी नजर शिवन्या और रक्षित पर जाती है, जो कि सुकून से एक दूसरे को अपनी बाहों में लिए सो रहे थे। ये देखकर दीक्षित तुरंत इंसानी रूप में आ जाता है। रक्षित, जो कि हमेशा हल्की नींद में सोता था, दीक्षित की आहट को पहचानकर अपनी आंखें खोल उसकी तरफ देखता है। दीक्षित अपनी आंखों में गुस्सा लिए रक्षित से बोला, हमें आपसे बात करनी है। रक्षित शिवन्या की तरफ एक नजर देखकर उसे कंबल अच्छे से ओढ़ा देता है और बगल में तकिया रखकर दीक्षित को बाहर चलने का इशारा करता है। दीक्षित शिवन्या को गहरी नजर से देख रक्षित के कमरे से बाहर आ जाता है। दोनों दीक्षित के कमरे में आ जाते हैं। दीक्षित कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करते हुए पलटकर रक्षित की तरफ देखा है, जो कि बिना किसी भाव के खड़ा दीक्षित को देख रहा था। दीक्षित रक्षित को मारने के लिए आगे बढ़ता है, उससे पहले ही रक्षित उसे हाथ दिखाते हुए कहता है, दक्ष हमें छूने की कोशिश भी मत करना, वरना आपको भी तकलीफ होगी। दीक्षित अपने दांत पीसते हुए बोला, हमें तकलीफ होगी? अरे तकलीफ तो हमें हो रही है, आपको शर्म नहीं आ रही है? हम जिनसे प्रेम करते हैं और जिनसे हमारी शादी होने वाली है, आप उसके साथ। रक्षित दीक्षित की बात को बीच में काटकर बोला, शादी होने वाली है? श्री मुझसे प्यार करती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको इससे कोई दिक्कत होनी चाहिए। दीक्षित हैरानी से रक्षित को देखते हुए बोला, बकवास करना बंद कीजिए, श्री आपको देखती भी नहीं है और आप कह रहे हो कि वो आपसे प्रेम करती है, झूठ, सरासर झूठ। रक्षित बिना किसी भाव के बोला, तो वो इतने सुकून के साथ हमारी बाहों में क्यों सो रही थी? अगर हमने जबरदस्ती लेकर आते तो हो सकता था कि हम जबरदस्ती उनके ऊपर होते, ना कि वो हमारी सीने से लगी होती। दीक्षित रक्षित की बात सुन अपने दांत पीसकर बोला, जब तक श्री खुद ये हमसे नहीं कहती हम आपकी बात पर यकीन नहीं करेंगे रक्ष। और उससे भी अहम बात, नागराज ने हमें चुना है श्री के लिए, आपको नहीं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है आप श्री के लायक नहीं है। रक्षित दीक्षित की बात पर बोला, तो कौन है श्री के लायक, आप जैसा कमजोर या हमारे जैसा बलवान? दीक्षित गुस्से भरी नजर से रक्षित को घूरते हुए बोला, आप क्या जानते हैं श्री के बारे में? उनकी पसंद नापसंद, उन्हें कब सोना, कब गाना, उन्हें कब क्या खाना पसंद है, आपको कुछ पता है जो आप दावा कर रहे हैं कि आप उससे प्यार करते हैं? रक्षित दीक्षित की बात सुन अपना सिर हिलाकर बोला, हमें जहां तक देखा है उनका सबसे सुकूनदायक गद्दा हमारा कंधा है। वो वही खाना पसंद करती है जो हमें खाना पसंद है,
उन्हें नींद सबसे गहरी थकावट के बाद आती है। हर मौसम में उनके खाने का स्वाद बदलता है। और क्या जानना चाहते हैं आप? दीक्षित इस बार चिल्लाकर बोला, हम श्री को आपके साथ नहीं बांटेंगे, चाहे उसके लिए हमारी अपनी जान क्यों ना चली जाए। हम श्री को हासिल करके रहेंगे। रक्षित शांत आवाज में बोला, हम उन्हें हासिल कर चुके हैं। कल हम दोनों के मिलन का दिन था, जिसके गवाह खुद देवों के देव महादेव है। नागलोक का अमृत झील है, उसमें पनपने वाले कमल सुंदर मछलियां हैं। स्वयं चांद ने हम दोनों को एक दूसरे के आगोश में देखा है, हमारे प्रेम को देखा है। आपके इस तरीके से चिल्लाने पर कुछ नहीं होने वाला है दक्ष। दीक्षित अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, हम भी देखते हैं आप कैसे श्री को हमसे अलग करते हैं। हम अभी जाकर नागराज को सब कुछ बता देंगे। रक्षित दीक्षित की बात सुन अपना सिर हिलाकर बोला, बेशक आप बता सकते हैं, लेकिन आपको बेहतर तरीके से पता होगा जो हमारा नहीं होता हम उसे किसी का नहीं होने देते। दीक्षित रक्षित की बात सुन चिल्लाते हुए गुस्से में बोला, इसीलिए नागराज आपको श्री के लिए नहीं सुन रहे क्योंकि आप एक पागल हैं, सनकी हैं आप। रक्षित की आंखें लाल होने लगती हैं और वो दीक्षित को बुरी तरीके से घूरते हुए कहता है, अपनी जुबान पर लगाम दीजिए, वरना अभी खींचकर फेंक देंगे, क्योंकि आपको बेहतर तरीके से पता है जब एक पागल का पागलपन परवान चढ़ता है तब क्या होता है। दीक्षित रक्षित के धमकी पर चिल्लाते हुए बोला, क्या कर लेंगे आप हमारा, बताइए क्या कर लेंगे आप हमारा? हमसे हर चीज को हमेशा छीनते आए हैं आप, पहले माँ बाबा, फिर महादेव का आशीर्वाद और अब हमारी श्री को हमसे छीन रहे हैं। रक्षित आधे सांप के रूप में आकर दीक्षित को कसकर अपने पूंछ में लपेट लेता है और उसे ऊपर उठाते हुए कहता है, श्री हमारी है, बार बार हमारा कहकर हमारा दिमाग मत खराब कीजिए, वरना अभी इसी वक्त मौत के घाट उतार देंगे आपको। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।